So good morning everyone. Welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. So basically कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अबाउट ग्रेडियंट और हमने डिस्कशन किया था बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसके बाद में हमने डाइवर्जेंस पर भी बात की थी और हमने कर्ल के बारे में भी डिस्कशन किया था। एक क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, अगर हम लोग बात करें उस क्वेश्चन के ऊपर वापस, तो आप में से अगर किसी ने सॉल्व किया हो, आंसर अगर आपको पता हो तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करवाता हूँ उस क्वेश्चन को। सो जो क्वेश्चन था मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ। जो क्वेश्चन था उसको मैं एक बार बोर्ड पर लिख देता हूँ, कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था। फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of the function phi equals to x square minus y square plus 2z square at a point capital P 1, 2, 3 in the direction of the line PQ, where Q is the point 5, 0, 4। ये बेसिकली आपके सामने कल मैंने एक प्रॉब्लम लिखी थी। कोई है आप में से जिसने इसको ट्राई किया हो? कोई नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं ही सॉल्व करवाता हूं आपको। तो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन phi इक्वल्स टू, ये फंक्शन दिया गया है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है और बोल रहा है किस वेक्टर की साइड, किस वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है, pq वेक्टर की डायरेक्शन। सो हमने बोला अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले यहाँ पर ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। सो आपको क्या बोला गया है, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए आपको बोला गया है कि अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करेंगे तो आपको डेल ऑपरेटर लगाना है फाई के साथ में। जब फाई के ऊपर आप डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। अब अगर आप देखें यहां पर जो फाई आपको दिया गया है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आने वाला है आपके पास में 2x बस प्लस जे कैप। y के रेस्पेक्ट में अगर आप सॉल्व करेंगे तो यह आएगा -2y प्लस के कैप। z के रेस्पेक्ट में अगर आप सॉल्व करने वाले हैं तो यह आएगा 4z। अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट पुट करना है 1, 2, 3। जैसे ये पॉइंट आप पुट करेंगे ये बन जाएगा आपके पास में 2i कैप
माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप। ये बेसिकली आपका आ गया ग्रेडियंट इस पॉइंट के ऊपर। सो ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद में अब आपको PQ वेक्टर को डिफाइन करना है। अगर PQ वेक्टर की आप बात करेंगे तो P वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड Q वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं यहाँ पर 5, 0, 4। तो अगर आपको चाहिए PQ वेक्टर तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 - 1 I कैप प्लस 0 - 2 j कैप प्लस 4 - 3 k कैप। तो जो PQ वेक्टर है आपके पास में ये PQ वेक्टर बन जाएगा 4 I कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप। ये आपका PQ वेक्टर है जिसको आप A वेक्टर मान सकते हो। अगर A वेक्टर आ गया तो बेसिकली डायरेक्शनल डेरिवेटिव, आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या आने वाला है, ग्रेडियंट डॉट ए कैप। सो ग्रेडियंट जो आपको दिया गया है वो क्या है आपके पास में 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप डॉट ए कैप की अगर आप बात करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पर 4 × 2 इज 8, -4 - 2 इज +8, 12 × 1 इज 12 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 16 प्लस 4 प्लस 1। सो ये आ रहा है आपके पास में 28 डिवाइड बाय रूट ओवर 21। सो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। ये आपको फाइंड करना था। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये पॉइंट अभी समझ में आ गया है कि किस तरीके से आप यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। आप सबसे पहले ग्रेडियंट फाइंड करेंगे और ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद में जिस भी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए बोला गया है बेसिकली आप उस वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करने वाले। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार बता देंगे। ओके। सो एक और वेरिएशन इस क्वेश्चन के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। मैं मेंशन करता हूं क्वेश्चन में, देखिए फॉर द फंक्शन for the function 5x, y equals to x divided by x square plus y square, comma, find the magnitude, find the magnitude of the directional derivative of the directional derivative directional derivative along a line along a line making an angle making an angle 30° with the positive
एक्स एक्सिस एट 0,2। सो देखिए बेसिकली ये आपकी प्रॉब्लम है। अगेन जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपसे पूछा है, और डायरेक्शनल डेरिवेटिव की खास बात यह है कि सर उसने ये बोला है कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर के डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन जो है उसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना आपके लिए समस्या नहीं है। समस्या ये है कि सर किस वेक्टर की डायरेक्शन में पूछा गया, वो वेक्टर डिफाइन करना आपके लिए हर एक क्वेश्चन में एक चैलेंज होने वाला है। सो यहाँ पर भी सिंपल सा आप कहेंगे सर उसका ग्रेडियंट फाइंड कर लो, पर वो जो ए वेक्टर होगा ना उसको डिफाइन करना आपके लिए चैलेंज है। कैसे उसको आप डिफाइन करेंगे, मैं पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेता हूँ। सो अगर ग्रेडियंट फाइंड करना है तो मैं बहुत बार लिख चुका हूं ये चीज, डेल ऑपरेटर ऑफ फाई, ये बनेगा आपके पास में आई कैट डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैट डेल फाई बाय डेल वाई। जेड के रेस्पेक्ट में तो कुछ है ही नहीं, इस वजह से लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप डेल फाई बाय डेल एक्स थोड़ा सा इसको अलग से फाइंड कर ले तो आप कहेंगे सर ये बनेगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस अब एक्स एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन 2x। सो ओवरऑल जो मुझे दिखाई दे रहा है डेल फाइव बाई डेल एक्स, ये आ रहा है हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये आ रहा हमारे पास में डेल फाइव डिवाइड बाय डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म मुझे नहीं लगता किसी को भी इस टर्म के अंदर कोई दिक्कत होने वाली है। अब इसी तरीके से अगर मैं y की टर्म फाइंड कर लें, देखिए जब चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होने लगे ना तो उसको अलग से सॉल्व किया करो। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था डिफरेंशिएशन थोड़ा सा खराब हो सकता है, इस वजह से मैंने इसको अलग से सॉल्व किया। सो y के रेस्पेक्ट में 1, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x स्क्वायर। यहाँ पर एक फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन 2y का y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। सो ओवरऑल ये आपके पास में डेल फाइव बाय डेल y आ गया, तो ये बन जाएगा माइनस 2xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो डेल फाइव बाई डेल एक्स आ गया, डेल फाइव बाई डेल वाई भी आ गया। अब देखिए यहां पर तो अगर आप लिखेंगे ग्रेडियंट, सो ये ग्रेडियंट जो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर आ गया आई कैप प्लस माइनस 2xy माइनस 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा एक जे कैप, यहां पर आ जाएगा एक जे कैप। किस पॉइंट के ऊपर ग्रेडियंट फाइंड करना है, 0,2 के ऊपर। तो जब x को आप 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगी। यहां पर अगर x को 0 पुट करेंगे तो y अभी भी बचेगा, y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय जो मुझे दिखाई दे रहा है यहां से वो कुछ ऐसा है 4 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 4 का स्क्वायर मतलब 16 आई कैप, बाकी सब चला गया, तो आई थिंक आई कैप डिवाइड बाय 4, सिर्फ इतना बच रहा है, सिर्फ इतना बच रहा है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है वो बोल रहा है कि बेसिकली किस वेक्टर की साइड फाइंड करना है। आपको फाइंड करना है वो वेक्टर जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। सो हमने बोला हमें क्या चाहिए, यहाँ पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव चाहिए। डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ए कैप, तो हमें तो सिर्फ इसका यूनिट वेक्टर चाहिए ना, हमें नहीं पता ये लाइन क्या है कैसी है, बस इतना पता 30 डिग्री बना रही है। सो बेसिकली अगर 30 डिग्री है तो इसका ये कंपोनेंट, इसका अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो ये कंपोनेंट क्या होगा cos 30, और ये कंपोनेंट क्या होगा 1 sin 30,
और वॉट एवर लाइन जो भी जा रही हो, पर अगर ये 30 डिग्री है तो ये cos 30 होगा, वो sin 30 होगा। तो आप बोल सकते हो सर इसका मतलब a कैप, डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है यहाँ से a कैप। तो अगर मैं बात करूं cos 30, तो cos 30 होता है मेरे ख्याल से √3/2 प्लस sin 30 की अगर मैं बात करूंगा तो वो होता है आपके पास 1/2। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इक्वल्स टू I/4 I cap by 4 dot √3/2 I cap plus 1/2 J cap। सो जब ये I से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर मिलने वाला है √3/8, √3/8। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन जो है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का कोई इसमें डाउट होना नहीं चाहिए आपको। सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको समझा दिया है। एक बार बोल दीजिए सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और क्लियर हो जाए तो अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन को चेंज करते हैं और इसके अंदर डाइवर्जेंस को भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। वेक्टर कैलकुलस में अभी तक सिर्फ 2-3 जो पार्ट नंबर 1 है उसी के ऊपर चर्चा हो पाई है, और उसी के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन में वेरिएशन दिखाया है। तो अगर फिर से हम लोग बात करें यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर, तो देखिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो बोल रहा है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अगेन फाइंड द directional derivative, find the directional derivative of divergence of u, divergence of u at the point 1, 2, 1, 2, in the direction of in the direction of in the direction of the outer normal, in the direction of the outer normal of the sphere x square plus y square plus z square equals to 9 for u equals to x4 I cap plus y4 j cap plus z4 k cap। सो ये बेसिकली हमारे पास में फिर से एक नया क्वेश्चन आया है। इस नए क्वेश्चन की खास बात क्या है कि इसमें डाइवर्जेंस भी आ गया। अब कैसे इसको हैंडल किया जाएगा मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा। देखिए जरा, ये बोल रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करो डाइवर्जेंस ऑफ यू का। अब हमने बोला डाइवर्जेंस ऑफ यू, यू कौन है, ये देखिए यहां पर आपको दिया गया है यू। तो अगर यहां पर यू है तो सबसे पहले फाइंड किया जाएगा इसके लिए डाइवर्जेंस। तो आप लिखेंगे यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ यू वेक्टर। तो आप कहेंगे सर डाइवर्जेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो इसे मैं आपको याद दिलाता हूं, ग्रेडियंट डॉट यू वेक्टर। तो ये जो डाइवर्जेंस आने वाला है ये आएगा डेल u1 डेल x प्लस डेल u2 डेल y प्लस डेल u3 डेल z। इसको अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ u वेक्टर इक्वल्स टू u1 आपके पास में कौन है, x4, सो डेल x4 बाय डेल x प्लस डेल y4 बाय डेल y प्लस डेल z4 बाय
डेल जेड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x4 को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर 4x³ प्लस 4y³ प्लस 4z³। सो ये आपके पास में डाइवर्जेंस ऑफ u आ गया। ये आपके पास में क्या आ गया है, यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ u आ गया। अगर ये डाइवर्जेंस ऑफ u है तो वो बोल रहा है कि इसको तो मान लो आप फाई, इसको क्या मान लो आप फाई x, y, z। सो अब क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट द पॉइंट 1, 2, 2। तो यहां पर अगर हम लोग उस पॉइंट को पुट कर देते हैं फाई x, y, z किस पॉइंट के ऊपर 1, 2, 2 के ऊपर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में 4 1³ प्लस 4 अरे i j k ओ सॉरी, ये फाई है, ये तो फाई है आपका। ये क्या बनेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ स्केलर पॉइंट फंक्शन मिला आपको, सिर्फ और सिर्फ अभी स्केलर पॉइंट फंक्शन मिला है। अब आपको अगर इसका डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसका पहले पता करना पड़ेगा ग्रेडियंट। पहले इसका आप क्या पता करोगे, ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद में उस वेक्टर ए को डिफाइन करना पड़ेगा, और जब ग्रेडियंट फाइंड करके वो वेक्टर ए आप डिफाइन कर देंगे तब जाके ये पॉइंट आपको पुट करना है। अभी तो आपको सिर्फ स्केलर पॉइंट फंक्शन मिला है, तो इस बार इसने डायरेक्टली फाइंड नहीं दिया है, इसने बोला है कि आपको डाइवर्जेंस फाइंड करना पड़ेगा u का, और वहां से जो फंक्शन आएगा वो आपका स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो ये आपका फाई है, तो फाई है तो अब यहां से इसका ग्रेडियंट फाइंड करना पड़ेगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स टू आई कैप डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई बाय डेल जेड। अब देखिए आगे इक्वल्स टू, अगर फाई को x के रेस्पेक्ट में आप सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपके पास में 12x² आई कैप प्लस 12y² जे कैप प्लस 12z² के कैप। ये आपके पास में ग्रेडियंट आएगा। तो अब बेसिकली इस ग्रेडियंट में पॉइंट पुट करने की जरूरत है आपको। तो किस पॉइंट के ऊपर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए बोला गया 1, 2, 2, तो आप इसके अंदर इस पॉइंट को पुट कर दो ताकि ग्रेडियंट आपको इस पॉइंट पर मिल जाए 1, 2, 2। तो ये बन जाएगा 12 आई कैप प्लस 48 जे कैप प्लस 48 के कैप। ये आपके पास में आ गया ग्रेडियंट। अब पॉइंट ये है कि सर मुझे फाइंड करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो अगर मुझे डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसके लिए कैसे दिया जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट ए कैप। सो ये ए कैप के लिए उसने क्या बोला है, इन द डायरेक्शन ऑफ आउटर नॉर्मल ऑफ दिस स्फीयर फॉर u इक्वल्स टू दिस। तो जो ए वेक्टर है वो आपका इसका आउटर नॉर्मल होगा। सो नॉर्मल कावेरी 68 बिल्कुल परफेक्ट है, 68 है, 68 बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर हम बात करें आउटर नॉर्मल, तो आउटर नॉर्मल आपको इसका फाइंड करना है। अब अगर आपको नॉर्मल फाइंड करना है तो इसको मान लो जाई, तो जाई इज x² प्लस y² प्लस z² माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसका नॉर्मल फाइंड करना, नॉर्मल फाइंड करने के लिए फिर से ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। सो ये बनेगा आई कैप डेल जाई बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल जाई बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल जाई बाय डेल जेड। सो आई कैप इसको x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2y, इसको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 2z। सो अगर आप इस नॉर्मल को पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो पॉइंट 1, 2, 2 इसमें पुट कर दो तो ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। सो ओवरऑल अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास में
जो ए वेक्टर है, जिस ए वेक्टर की हम बात कर रहे थे, वो बन जाएगा आपके पास में 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप। सो हमें चाहिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज ग्रेडियंट डॉट ए कैप होता है। तो ग्रेडियंट आपके पास अवेलेबल है, ग्रेडियंट है ये आपके पास में 12i कैप प्लस 48j कैप प्लस 48k कैप डॉट। अगर मैं बात करूं ए कैप की, तो ये बनेगा आपके पास में 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 24, 192 192 डिवाइड बाय ये आ रहा आपके पास 16 और 4 36। तो ओवरऑल शायद इसको सॉल्व करने से 68 आंसर आपके पास आ रहा होगा। ओवरऑल अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 68 आएगा। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तो ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अगर इनको आप सॉल्व कर लेते हो तो प्रॉब्लम आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इनको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो एग्जाम वाले क्वेश्चन तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ये मान के चलिए कि एक्सट्रीम लेवल हो गया एक तरीके से कि हाँ इससे अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर हमने ग्रेडियंट भी देख लिया, इसके अंदर हम यूनिट वेक्टर भी देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम नॉर्मल भी देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम डाइवर्जेंस भी देख पा रहे हैं, इसके अंदर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी देख पा रहे हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो बस एक पॉइंट और, एक और छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कर्ल के ऊपर। कर्ल के ऊपर एक भी क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। सो कर्ल के लिए क्वेश्चन फाइंड करने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहां से। क्वेश्चन इज फाइंड द कर्ल, फाइंड द कर्ल ऑफ v वेक्टर इक्वल्स टू x y z I कैप x y z I कैप प्लस 3x स्क्वायर y j कैप प्लस x z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z k कैप एट 2, -1, 1। ये हमारा कर्ल का एग्जांपल हमने कंसीडर किया है यहाँ पर। सो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको फाइंड करना है कर्ल। सो अगर कर्ल फाइंड करना है, कर्ल ऑफ v वेक्टर, तो आप लिखेंगे डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट v वेक्टर इक्वल्स टू, ये बनने वाला है आपके पास में i कैप j कैप, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं इसमें, j कैप एंड k कैप। सो अगर आप देखें यहाँ पर डेल बाय डेल एक्स यहाँ आएगा, डेल बाय डेल वाई यहाँ पे आएगा, डेल बाय डेल जेड यहाँ पर आएगा। सो ऐसे में ये बन जाएगा आपके पास में एक्स वाई जेड, ये बन जाएगा आपके पास में 3x स्क्वायर वाई, ये बन जाएगा आपके पास में x जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा हमारे पास में आई कैप, ये चला गया और ये भी चला गया। so, इसको y के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -2yz माइनस जे कैप, ये चला गया और ये चला गया। इसको x के रेस्पेक्ट में z स्क्वायर माइनस, इसको z के रेस्पेक्ट में xy प्लस k कैप, ये चला गया और ये चला गया। इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 6xy, इसको y के रेस्पेक्ट में xz। सो फाइनली जो कर्ल आ रहा है हमारे पास में, कर्ल ऑफ v वेक्टर, ये पॉइंट दिया गया है आपके पास में 2, -1 और 1। सो अगर आप इसके अंदर पॉइंट पुट करेंगे तो y की वैल्यू -1 है, z की वैल्यू 1 है। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2i, यहां पुट करेंगे z इज 1, तो 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आई थिंक आ रहा 1 प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास में -3j कैप। यहाँ देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12,
12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -14। बस इतना सा काम करना था क्वेश्चन, इतना सा काम आपको क्वेश्चन में करना था। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। इट्स वेरी सिंपल, बहुत ही आसान आसान लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर आपको तीनों पॉइंट बता दिए हैं। एक बार सभी स्टूडेंट्स बोलेंगे जो ग्रेडियंट, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और अगर मैं बात करूं यहां पर डाइवर्जेंस एंड कर्व, इन चारों पॉइंट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस और नो? अगर यहां से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उसे। चलिए, अगर यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक और नया पॉइंट आपको बताता हूं। एक और पॉइंट है जिसके बारे में एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, विच इज लाप्लासियन ऑपरेटर। लाप्लासियन ऑपरेटर क्या बोलता है? ये सिंपली बोल रहा है कि अगर आपके पास में 5x, y, z, ये अगर आपके पास में स्केलर पॉइंट फंक्शन है, अगर ये आपके पास में एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो बेसिकली एक बार जब आप इसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाएंगे, एक बार जब आप इसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा लगा के बताता हूं डेल ऑपरेटर। तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बनेगा आपके पास में आई कैप डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस के कैप डेल फाइव बाय डेल वाई। या आपने एक बार इसके ऊपर डेल ऑपरेटर लगाया, अब मैं इसके ऊपर फिर से डेल ऑपरेटर लगाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर फिर से डेल ऑपरेटर लगाने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब फर्स्ट टाइम आपने डेल ऑपरेटर लगाया तो ये स्केलर था, तो आपने डायरेक्टली लिख दिया डेल फाइव। लेकिन अब जब आप सेकंड टाइम यहां पर डेल ऑपरेटर लगाएंगे तो वो स्केलर नहीं है, वो वेक्टर है। तो अब मैं जो डेल ऑपरेटर लगा रहा हूं वो बेसिकली यहां पर बेसिकली यहां पर क्या कर रहा हूं, विद डॉट प्रोडक्ट यहां पर यूज कर रहा हूं। तो अब मैंने यहां पर लिखा तो इसका मतलब ये आएगा आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड डॉट प्रोडक्ट। ये बन जाएगा आपके पास में आई कैप डेल फाइव बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाइव बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल फाइव बाय डेल जेड। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे आप ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल स्क्वायर फाइव। सो ये बन जाएगा आपके पास में आई कैप क्या हो जाएगा 1, तो ये बन जाएगा डेल टू फाइव बाय डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाइव बाय डेल वाई टू प्लस डेल टू फाइव बाय डेल जेड टू। इसको आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं 5xx प्लस 5yy प्लस 5zz। सो ये हमारे पास में डेल ऑपरेटर आ रहा है। सो व्हाट इज डेल ऑपरेटर, अगर सॉरी लाप्लासियन ऑपरेटर, तो लाप्लासियन ऑपरेटर की जब भी चर्चा हो आपको समझना है कि लाप्लासियन ऑपरेटर का मतलब क्या है, डेल स्क्वायर फाइव। इसका मतलब क्या है, डेल डॉट प्रोडक्ट फाइव। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ सर ग्रेडियंट ऑफ फाइव। देन ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद में फिर डॉट प्रोडक्ट, मतलब इस बार लिया जा रहा है यहां पर डाइवर्जेंस। सो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाइव, उसी को आप क्या बोल रहे हैं यहां पर, लाप्लासियन ऑपरेटर। बहुत सी बार एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट समझ ही नहीं पाते। जो क्वेश्चन है वो बेसिकली लाप्लासियन ऑपरेटर का था। उसको लगता है कि यार एक बार तो हमने डेल ऑपरेटर लगा लिया, अब दूसरी बार कैसे लगाएं इसके अंदर, क्योंकि तो वेक्टर आ गया।
एक्चुअल में वो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है जिसको लिखा ऐसे जाता है, पर ये बता इस बात को रहा है कि आपको यहाँ पर पहले ग्रेडियंट लेना है फिर डाइवर्जेंस लेना है, क्योंकि एक बार आपने ग्रेडियंट ले लिया तो वो बेसिकली वेक्टर फॉर्म में आ गया, और वेक्टर फॉर्म का वेक्टर पॉइंट फंक्शन जब आ जाता है तो उसका आप ग्रेडियंट फाइंड नहीं कर सकते हो। अब एग्जाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स यहां से पूछी गई है या पूछी जा सकती है, जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, उसको आप क्वेश्चन माने या प्रॉपर्टी माने, आपको बोला जाएगा फाइंड ये डेल स्क्वायर का मतलब लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ 1/r। सो 1/r का लाप्लासियन ऑपरेटर आपको फाइंड करना है। सो क्या आप लोग ट्राई करेंगे फाइंड करने का? तब तो मैं वेट करूं 1 मिनट। अगर आप ट्राई करें तब तो मैं वेट करूं, अदरवाइज मैं ही सॉल्व कर दूं। अगर आप ट्राई करेंगे तो यस बोलिए। आंसर आप इस पे लिख नहीं पाएंगे तो आंसर तो आप डन लिख देना हो जाए तो, लेकिन ये बताओ पहले आप ट्राई करोगे कि मैं खुद ही सॉल्व कर दूं? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि यस ही बोलो, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर आप ही सॉल्व कर दो, क्योंकि अगर आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो आप कैसे ट्राई करोगे? हाँ जी, ट्राई करेंगे या नहीं करेंगे, यस और नो तो बोलो भाई। तुम तो सब एक दूसरे का इंतजार करते हो, कोई कमेंट करे तो हम भी कमेंट करें। सिंपल सा डिफरेंशिएशन ही तो है, कुछ नया थोड़े है। देखो, अगर ना भी नहीं बोल पा रहे हो तुम तो यस, यस तो छोड़ो, ना भी नहीं बोल पा रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये बन जाएगा आपके पास में, ये देखो ये रहा, del 2 बाय del x2 1/r प्लस del 2 बाय del y2 1/r प्लस del 2 बाय del z2 1/r। ये बन गया आपके पास में। अब r कौन है? आपको पता होगा r वेक्टर इज x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यहां से जो r आपने फाइंड किया था सर वो था रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं आर स्क्वायर फाइंड करूं तो वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो आर क्या है, आर स्क्वायर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ऐसे में अगर आप इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करने जाएं तो ये बनेगा डेल 2 डेल x2 1/r। इसका मतलब है डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स 1/r। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। जब इस पार्ट को आप सॉल्व करेंगे तो ये डेल बाय डेल एक्स तो बाहर रहेगा, 1/r का डिफरेंशिएशन -1/r², और यहां पर आ जाएगा डेल r बाय डेल एक्स। अगर मैं बात करूं डेल r बाय डेल एक्स की, डेल बाय डेल एक्स इसको एज इट इज छोड़ दूं तो यहां पर आएगा -1/r²। r ये r² मान लो, ये r² मान लो। यहां से मैंने एक टर्म याद करवाई थी आपको, मैंने कहा था अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2r dr बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x। 2 से 2 कट जाएगा, सो dr बाई डी एक्स इज x डिवाइडेड बाय r, x डिवाइडेड बाय r। तो ये बन गया आपके पास में d बाय डी एक्स माइनस x डिवाइडेड बाय r क्यूब, x डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो u अपॉन v का फॉर्मूला आप जानते हैं। तो आपने बोला सर ये बनेगा हमारे पास में r की पावर 6, यहां पर बन जाएगा r की पावर 3। सो x का डिफरेंशिएशन -x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू 1 इज -1, देन यहां पर -1 माइनस x एज इट इज, r क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3r², देन r के लिए dr बाय dx। ऐसा कुछ आने वाला है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत होने वाली है।
सो बेसिकली अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने जाए तो ये आपको कैसा देखने को मिलेगा, माइनस आर क्यूब माइनस माइनस प्लस ये बन रहा होगा एक्स 3r² dr बाई डी एक्स। अभी अभी मैंने बताया ये होता है आपके पास में x बाई आर, तो ओवरऑल इस r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, डिवाइड बाय r6। इसी स्लाइड में ऊपर चलते हैं, डेल बाय डेल एक्स माइनस एक्स बाय आर क्यूब इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में माइनस आर क्यूब प्लस, अगर आप देखें यहां पर ध्यान से तो आर से आर कट गया और ये मिल रहा है आपको r² 3r², 3 ओनली r और यहां पर आ रहा है x² डिवाइड बाय r6, कुछ ऐसा आ रहा है। आप चाहे तो यहां से r कॉमन भी ले सकते हैं, चाहे तो ये बन जाएगा 3x² माइनस r² डिवाइड बाय r5। क्लियर है? सो अगर आप देखें यहां पर ये आपकी एक टर्म आ रही है, लेकिन इसी तरह से आपको 3 टर्म और फाइंड करनी है, तो सिमिलरली करके आप बता सकते हैं। सिमिलरली आप लिख सकते हैं यहां पर, जैसे अब यहां में कर देता हूं मैं, डेल 2 बाय डेल x2 1 बाय r, ये कितना आ रहा है आपके पास में सर, ये आ रहा है हमारे पास में 3x² माइनस r² डिवाइडेड बाय r5। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे डेल 2 डेल y2, तो ये बन जाएगा आई थिंक 3y² माइनस r² डिवाइडेड बाय r5। सिमिलरली डेल बाय डेल z2 1 बाय r, ये बन जाएगा आपके पास में 3z² माइनस r² डिवाइडेड बाय r5। तो अगर आप यहां पर देखें तो लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ 1/r, ये आपको अभी भी मैंने बताया था, डेल 2 बाय डेल x2, यहां पर आ गया आपके पास में 1 बाय r प्लस डेल 2 बाय डेल y2 1/r प्लस डेल 2 बाय डेल z2 1/r। तो ये जो आपके पास में आ रहा है ये बन रहा है 3x² माइनस r² डिवाइड बाय r5 प्लस 3y² माइनस r² डिवाइड बाय r5 प्लस 3z² माइनस r² डिवाइड बाय r5। सो आपने क्या किया, यहाँ पर एलसीएम ले लिया। जब आप एलसीएम लेंगे तो ये मिल जाएगा आपको r5, ये बन जाएगा आपके लिए 3x² माइनस r² प्लस 3y² माइनस r² प्लस 3z² माइनस r²। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर मिल जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3r² डिवाइडेड बाय r5। सो r² प्लस x² प्लस z², ये आपके पास में होता है x² प्लस y² प्लस z², ये होता है आपके पास में r²। सो 3r² माइनस 3r² डिवाइडेड बाय r5, ये आ गया 0। सो ऑलवेज रिमेंबर लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ 1/r, ये आपके पास में कितना होता है, 0 होता है। लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ 1/r इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आपको पता भी होना चाहिए कैसे हमने लाप्लासियन ऑपरेटर लगाया। एक बार सभी स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई। क्लियर? चलिए
एक और तरीका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो प्रोसेस आपने फॉलो किया है इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता था, सेम पॉइंट को और कैसे सॉल्व किया जा सकता था। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। देखो मेथड नंबर 2 आपको सब कुछ समझना है। मेथड नंबर आपको बोला गया है लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ 1/r। इसका मतलब 2 बार आपको यहां पर डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाना है। तो बेसिकली आपने सबसे पहले इसको लिखा होगा लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ इस, और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये बन जाएगा आपके पास में -1/r² डेल r बाय नहीं, ये बन जाएगा आपके पास में, अगर आपको याद हो तो कल मैंने बताया था आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, याद रखिए। अगर आपको याद हो तो कल मैंने ये बताया था आपको, मैंने कहा था अगर ग्रेडियंट आपको किसी भी वेक्टर का फाइंड करना है तो सिंपल सा किसी भी फंक्शन का फाइंड करना है जो आर का फंक्शन हो, पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर दो 1/r², शॉर्टकट में बताया था। फिर कहा था कि ये जो ना आर आर इसका ग्रेडियंट फाइंड कर लो बस। सो ये शॉर्टकट समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, सिर्फ मतलब शॉर्टकट नहीं है, आप बोल सकते हो दूसरा तरीका है बस। सो इसको मैंने कल आपको याद करवाया था, ये था आपके पास में आर वेक्टर बाय आर, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर बाय आर क्यूब। तो इसमें अगर आप देखें तो आर वेक्टर जो है एक वेक्टर पार्ट आ गया, आर क्यूब 1/r³ जो है वो स्केलर है। तो जब ये डेल ऑपरेटर अंदर जाएगा तो ये जाने वाला आपके पास में, जब ये डेल ऑपरेटर अंदर जाएगा तो अगर आप देखें तो सबसे पहले -1/r³ को आपने बाहर कर दिया, 1/r³ को छोड़ दो, और यहां पर जो ऑपरेटर आप लगा रहे हो पहले वो लगा दो किसके ऊपर, आर वेक्टर के ऊपर, प्लस ये माइनस को एक काम करो बाहर ही रख लो ना यार, पूरी समस्या ही खत्म हो जाएगी माइनस की। तो ये माइनस जो है इसको बाहर ही कर दो, प्लस अब यहां पर आपको आर वेक्टर को बाहर छोड़ना है और ये डेल ऑपरेटर लगाना है किसके ऊपर, 1/r³ के ऊपर। एक बार डेल ऑपरेटर गया आर वेक्टर के पास, जब आर वेक्टर के पास जाएगा तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। एक बार जाएगा ये स्केलर के पास में तो किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, पर ये वेक्टर अंदर से भी वेक्टर आएगा तो दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। तो देखो डॉट को बड़ा बड़ा कर दिया मैंने कि यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है। सो अब जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो ये आएगा -1/r³ एज इट इज। इसको तो आप जानते ही हो, ये क्या होगा आपके पास में, आर वेक्टर डिवाइड बाय आर प्लस आर वेक्टर। अब फिर से एक समस्या आ गई, फिर से एक समस्या आ गई। ये मैंने आपको बता रखा है कि अगर ये डेल ऑपरेटर लगाना है किसी के साथ में भी तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दो, ये डॉट प्रोडक्ट का ध्यान रखना, क्लियर है। ये आर वेक्टर जो है ना इसके साथ आपने डॉट प्रोडक्ट लगा रखा है यहाँ पर। सो अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो r³ का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, -3 डिवाइडेड बाय r², और यहां पर आएगा आपके पास में एक r वेक्टर डिवाइड बाय r। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बात याद होगी अगर आप चीजों को रिकॉल कर रहे हो तो। अगर चीजों को रिकॉल कर रहे हो तो ये सारी कहानी आपको याद रही होगी। सो ये आपके पास में जो पार्ट बन रहा है अगर आप देखेंगे तो माइनस, यहां पर देखिए r वेक्टर डिवाइड बाय r4, r वेक्टर डिवाइड बाय आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, r4, क्लियर है। अच्छा एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, अगर आप लोग पहचान पा रहे हो तो देखिए दो चीजों को डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब डिफरेंशियल ऑपरेटर लग रहा है किसी वेक्टर के साथ में तो वो ग्रेडियंट नहीं, वो डाइवर्जेंस है। जब वो किसी स्केलर के साथ में लग रहा है तो ऐसी कंडीशन में वो आपका ग्रेडियंट होगा। तो इसका डाइवर्जेंस कितना बताया था जरा बताएंगे आप सभी लोग, इसका डाइवर्जेंस कितना बताया था जरा सभी लोग बताएंगे मुझे। इसका जो डाइवर्जेंस बताया था वो आपको कितना बताया था, याद करो, कल ही बताया, किसी को भी याद हो तो। छोटी छोटी चीजें हैं,
ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। अगर आपको याद है तो आर वेक्टर इक्वल्स टू, किसी को भी याद हो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मैंने कहा था कि इसका डाइवर्जेंस फाइंड कर लो। हाँ भाई, किसी का भी जवाब आए तो डाइवर्जेंस, इसको एक्स के रेस्पेक्ट में 1, इसको वाई के रेस्पेक्ट में 1, इसको जेड के रेस्पेक्ट में 1, 3। कल बताया था इसका डाइवर्जेंस 3। सो ये बन जाएगा आपके पास में 3। ये आर वेक्टर एज इट इज, यहाँ पर डॉट, बड़ा सा डॉट बनाओ, डॉट नहीं दिखेगा तो फिर गलती हो जाएगी इसके अंदर। सो इसका डिफरेंशिएशन 3/r4 विद नेगेटिव साइन। और अब यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर कोई डॉट प्रोडक्ट नहीं है, तो अब ये ग्रेडियंट आ रहा है और इसका ग्रेडियंट क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, 3 डिवाइड बाय आर क्यूब। इस टर्म में तो किसी को कोई समस्या नहीं आ रही होगी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये बन गया आपके पास में आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ब्रैकेट। तो ये आपके पास में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो देखो, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ये तो ऑफकोर्स आर स्क्वायर होने वाला है ना, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसके अंदर। तो आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 3r² डिवाइडेड बाय r5। तो आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो नीचे भी क्या बचा, आर क्यूब। तो प्लस 3/r³ माइनस 3/r³, ये क्या आ गया। सो एक दूसरी अप्रोच है, ये एक दूसरी अप्रोच है जिसकी मदद से आप इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, जिसके अंदर आपको फंक्शन ऑफ आर दे दिया जाए। क्योंकि फंक्शन ऑफ आर देने के बाद में आपकी समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आर इक्वल्स टू एक्चुअल में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रहता है, तो अपने आप में थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है। इसलिए कुछ स्टैंडर्ड चीजें आप इसके लिए याद रखिए। स्टैंडर्ड पॉइंट्स क्या है, अगर आप इसका ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो इसका ग्रेडियंट आपके पास में आएगा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। अगर आप इसका डाइवर्जेंस फाइंड करते हैं तो इसका डाइवर्जेंस आपके पास में आएगा 3, जिसकी देखिए बार बार जरूरत पड़ रही है। अगर किसी और आर के फंक्शन का आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है तो बड़ी आसानी से मैंने बोला उसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो और उसके बाद में आर का जो भी ग्रेडियंट है वो मल्टीप्लाई कर दो। अब अगर आप चाहो कि सर इसके लिए भी अगर कोई शॉर्टकट है, तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो इन चीजों को याद रखना चाहते हो, तो मान लीजिए आपको लाप्लासियन ऑपरेटर लगाना है किसी भी फंक्शन ऑफ आर के ऊपर। ध्यान रखना, ओनली वैलिड फॉर फंक्शन ऑफ आर। फंक्शन ऑफ आर के लिए ये शॉर्टकट हमने बनाया था कि एग्जाम में आपको ज्यादा परेशान ना होना पड़े। तो ये होता है आपके पास में एफ डबल डैश आर। एफ डबल डैश आर का मतलब है 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर प्लस 2/r, देन एफ डैश आर। एफ डैश आर का मतलब है 1 बार डिफरेंशिएशन। सो अगर आप सेम प्रॉब्लम को, इसको तो आप थोड़ा सा ब्रैकेट में रखो ताकि आप इन सब चीजों से छुटकारा चाहते हो तो इसके ऊपर फोकस करो। अब देखो, सेम प्रॉब्लम को अगर आप यहां से भी सॉल्व करके देखना चाहें तो आपने बोला सर 1/r, लाप्लासियन ऑपरेटर ऑफ 1/r। तो ऐसे कंडीशन में 1/r का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार नहीं 2 बार डिफरेंशिएशन। हमने कहा साइड में कर लेते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस 1/r² आएगा, माइनस को छोड़ दो। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो 1/r³ और ऊपर क्या जाएगा आपके पास में -2। सो ये बन गया आपके पास में 2/r³ प्लस 2/r³। क्लियर है? प्लस ये बोल रहा है 2 डिवाइड बाय r, एक बार डिफरेंशिएशन -1/r²। तो देख सकते हो आप -2/r³ प्लस 2/r³, तो ये आंसर कितना आ रहा है 0। तो मुझे लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है किस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन मैंने इसके कन्वेंशनल तरीके भी आपको बता दिए, जो वेक्टर प्रोडक्ट आता है उसकी मदद से भी आपको सॉल्व करके बता दिया। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो एक जेन्युइन तरीके से कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए एग्जाम के अंदर अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अप्लाई लाप्लासियन ऑपरेटर ऑन ln r, तो आपके पास में जो शॉर्टकट अवेलेबल है आप उसे यूज कीजिए। एक बार डिफरेंशिएट करने पे 1/r, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर
-1/r², 2 बार डिफरेंशिएशन के लिए बोला गया, प्लस 2/r एक बार डिफरेंशिएशन पर 1/r, तो ये आएगा -1/r² प्लस 2 डिवाइडेड बाय r²। एलसीएम ले लो r², यहाँ पर आएगा -1 प्लस 2, तो ओवरऑल दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1 डिवाइड बाय r² इज द करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम खत्म। सो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कर पाएंगे जब जो स्टेप्स मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर उनको आप सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट्स बताएंगे ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। चलिए, सो अगर क्लियर हो गया है तो अब हम लोग थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल, देखिए इस लाइन इंटीग्रल को समझने के लिए हमें अगेन एक एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पहले बोर्ड पर वो एग्जांपल लिख लेता हूं। मैं एक एग्जांपल यहां पर कंसिडर करता हूं। ये बोल रहा है इवैल्यूएट line integral along a curve f vector dot dr vector where f vector equals to x square I cap plus xy j cap and C is the boundary. C is the boundary of the surface in the plane z equals to 0 and bounded by the lines x equals to 0, y equals to 0, x equals to a and y equals to a। ये बेसिकली आपका प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा सा सिस्टमेटिकली हैंडल करके देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉइंट है यहाँ से सीखने का वो ये है कि लाइन इंटीग्रल जो रिप्रेजेंट किया जाएगा कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि आपको किसी कर्व सी के अलोंग इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया है। तो अगर किसी कर्व सी के अलोंग इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप उस कर्व सी को डिफाइन करें। जो सबसे पहला काम आपका होता है वो बेसिकली उस कर्व सी को डिफाइन करना है। तो उस कर्व सी को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। सो बोल रहा है x बराबर 0, y बराबर 0, x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू a। तो आप देख सकते हैं सर यहां पर O A B C।
देखिए जनरली जनरली हम जो नोटेशन लेते हैं उसमें काउंटर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं। तो हमारा जो पाथ रहेगा वो ओ ए बी बी सी और सी ओ की साइड रहेगा जनरली, जब तक कुछ बोला नहीं जाए। आप इस तरीके से आप यहाँ पर पाथ को कर्व को डील करने वाले हैं। तो यहाँ पर ओ ए एक डिफरेंट लाइन है, ए बी एक डिफरेंट लाइन है, बी सी एक डिफरेंट लाइन है और ओ सी एक डिफरेंट लाइन है। तो जो लाइन इंटीग्रल आपको दिया गया है, लाइन इंटीग्रल अलोंग अ कर्व सी इज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, इसको आपको चार पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, आपको चार पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। पहला आएगा आपके पास में एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अलोंग ओ ए, प्लस दूसरा आएगा आपके पास में एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अलोंग ई बी, प्लस तीसरा आएगा आपके पास में एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अलोंग बी सी, प्लस एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अलोंग सी ओ। ये चार पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक पार्ट सॉल्व करके बता रहा हूं, उसके बाद बाकी तीन पार्ट आप ही लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर मैं आपको बताऊं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे पहले ओ ए की बात करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ओ ए को सॉल्व करना है। सो अगर आप ओ ए को सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें नीचे चलते हैं इधर ही, एफ वेक्टर को मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर एंड एक्स वाई। एक्स स्क्वायर एफ वेक्टर क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स वाई जी कैप। सो अगर हम बात करें अलोंग ओ ए, तो ओ ए की खास बात क्या है सर? ओ ए की खास बात यह है कि उसके अंदर जो y है वो जीरो है। अगर y जीरो है तो dy भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर y जीरो है तो dy भी क्या हो जाएगा, जीरो। सो अगर मैं बात करूं एफ वेक्टर, तो एफ वेक्टर क्या है आपके पास, f1 आई कैप प्लस f2 जे कैप। अगर मैं बात करूं डी आर वेक्टर क्या होगा आपके पास, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, सो दिस विल बी f1 dx प्लस f2 dy। लेकिन dy तो जीरो है, अगर dy जीरो है तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगी। ये कंप्लीट टर्म आपके पास में क्या हो जाएगी, जीरो। f1 क्या है आपके पास में, एक्स स्क्वायर dx। तो ये जो इंटीग्रेशन है जिसकी आप बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 1, ये बनेगा आपके पास में, इसको मैं I1 लिख देता हूं, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx। अब इसके अंदर x जो है वो जीरो से a तक वैरी कर रहा है, x इक्वल्स टू जीरो टू a। तो आप क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा सर एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, जीरो से a। जब a पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a क्यूब डिवाइड बाई 3। ये आपके पास में I1 की वैल्यू है। उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग समझ गए किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट होने वाला है। एक बार सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्लियर हुआ या नहीं हुआ। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे एक बार क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर क्लियर हो गया तो मेरे ख्याल से बाकी तीन पार्ट आप लोग फाइंड कर सकते हो। अगर बाकी तीन पार्ट आप फाइंड करेंगे तो इतने में मैं बैटरी चेंज करके आ जाऊंगा। सो तीन पार्ट फाइंड करने के लिए मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है। एक बार जब तक मैं आऊं बैटरी चेंज करके, उम्मीद कर रहा हूं कि आप में से कोई तो कमेंट करके यहाँ पर बताएगा कि बेसिकली I2 या I3 या I4 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो मैं बैटरी चेंज करके बस यूं लौटा।
चलिए मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई जरूर किया होगा क्वेश्चन को। कोई है जिसको किसी की वैल्यू मिली है? एज एक्सपेक्टेड कोई नहीं। चलो बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अगर आप देखें यहाँ पर I2 अगर आपको फाइंड करना हो, सो I2 के लिए आप इसे इंटीग्रेट करने वाले हैं along the curve AB, which is again a straight line f vector dot dr vector, f vector dot dr vector। सो अगर मैं बात करूं यहां पर बेसिकली AB के लिए, तो AB के लिए आप क्या बोलेंगे सर, यहां पर y इक्वल्स टू a दिया गया है। अगर y इक्वल्स टू a है तो dy इक्वल्स टू 0 होने वाला है। अगर dy इक्वल्स टू 0 होने वाला है तो यहां पर देखिए फिर से f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, f वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये बनेगा f1 i कैप प्लस f2 j कैप डॉट dx i कैप प्लस dy j कैप। i कैप चला जाएगा, ये बन जाएगा f1 dx। और यहां पर अगर आप बात करेंगे dy वाले केस की, so f2 dy, as dy is 0 then this complete term will be 0, so ये बन जाएगा आपके पास में once again x स्क्वायर dx। लेकिन अगर आप इस बार देखेंगे लिमिट्स, अगर आप इस बार लिमिट्स देखेंगे तो यहां पर जो लिमिट जाने वाली है यहां पर, ओके यहां थोड़ी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, ये x है ना, पूरे को हटा दो एक बार। देखो f1 i कैप प्लस f2 j कैप डॉट dr क्या होगा, dx i कैप प्लस dy j कैप। तो यहां पर अगर आप देखिए तो x इक्वल्स टू a है, x इक्वल्स टू अगर a आपको दिया गया है तो dx इक्वल्स टू क्या होना चाहिए आपका, 0। सो बेसिकली ये जो f वेक्टर डॉट dr वेक्टर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ f2 dy आने वाला है। और f2 dy की अगर मैं बात करूं तो f2 इज xy, f2 इज xy, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में एक dy। और ये जो x दिया गया है, ये जो x दिया गया है, इस x को आप क्या लिखेंगे यहां पर, इस x को हम लिख देंगे सर, क्योंकि x इक्वल्स टू a है तो इसको हम लिख देंगे a। y की लिमिट सर यहां से यहां तक, मतलब 0 से a तक, तो ये बन जाएगा आपके पास में a y स्क्वायर बाई 2, लिमिट पुट कर दो 0 से a, तो ये बन जाएगा आपके पास में a, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में a स्क्वायर डिवाइड बाई 2। I2 जो आ रहा है वो आ रहा है a क्यूब बाई 2, जबकि I1 जो आ रहा था वो आ रहा था a क्यूब बाई 3। इसी तरीके से अगर आप फाइंड करें, इसी तरीके से अगर आप फाइंड करें I3, सो I3 जो आपका इंटीग्रेशन होगा बेसिकली वो किस कर्व के अलोंग होगा, जरा देखें यहां पर, BC के अलोंग, और BC में y इक्वल्स टू a, ध्यान रखना। सो अलोंग BC f वेक्टर डॉट dr वेक्टर। सो BC में क्या हो रहा है, y इक्वल्स टू a दिया गया, अगर y इक्वल्स टू a है तो dy इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा आपको, 0। सो ये बन जाएगा आपके पास में वंस अगेन x स्क्वायर dx, और x की जो वैल्यू आएगी वो इस बार a से 0 आ रही है। x की वैल्यू जो आ रही है इस बार कितनी आ रही है, a से 0 आ रही है। मेरे ख्याल से ये बात आप देख पा रहे हैं। अगर a से 0 आप देखेंगे यहां पर, देखो ध्यान से, जीरो से a से b, और उसके बाद में b से c। क्लियर है? जब b से c की आप बात करेंगे तो वहां पर y 0 है तो dy 0 हो जाएगा। अगर dy 0 हो जाएगा और x की लिमिट देखेंगे तो 0 से a तक जाएगा, तो आपने x स्क्वायर को इंटीग्रेट किया तो ये मिल जाएगा x क्यूब डिवाइड बाई 3। लेकिन इस बार a से 0 आपने लिमिट प्रोवाइड की है तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा माइनस a क्यूब बाई 3। इसी तरीके से अगर आप फाइंड करें यहां पर I4,
सी से ओ एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा सर इसके लिए y बराबर 0 दिया गया है, y बराबर 0 दिया गया है तो dy कितना हो जाएगा 0, y भी 0 और dy भी 0। ऐसे कंडीशन में ये कंप्लीट इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ 0 बन जाता है। और अगर आप इसको 0 के रेस्पेक्ट में 0 को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ 0 ही आने वाला है। तो फाइनली i4 की अगर आप बात करेंगे तो ये सिर्फ 0 आने वाला है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो फाइनल सॉल्यूशन होगा i का, वो होगा आपके पास में i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4। i1 कितना आपके पास में a क्यूब बाई 3, i2 कितना आपके पास में a स्क्वायर बाई 2, देन a क्यूब बाई 2 सॉरी, फिर देन a क्यूब बाई 3, देन 0। सो ओवरऑल आप देख रहे हैं i इक्वल्स टू जो आ रहा है वो आ रहा है a क्यूब डिवाइड बाई 2। ये आपके पास में i आ रहा है फाइनल आई। सो पॉइंट इज कि जब आप इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, जब आप इस तरीके के इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर अलग अलग कर्व, अलग अलग स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है। जब अलग अलग स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिल रही है तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि पहले मुझे फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ा, फिर मुझे सेकंड स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ा, फिर मुझे थर्ड के रेस्पेक्ट में, फिर मुझे फोर्थ के रेस्पेक्ट में। मतलब जब अलग अलग कर्व से एक बाउंड्री बन रही है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर अलग अलग इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करने पड़ रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही लाइन होती, एक ही के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता तो इंटीग्रेशन कब का खत्म हो जाता। बेसिकली इस तरह के इंटीग्रेशंस को अब हम लोग थ्योरम्स की मदद से इंटीग्रेट करना सीखेंगे कि कैसे लाइन इंटीग्रल को आसानी से कम समय में थ्योरम्स की मदद से, जिसमें आपके पास थ्योरम अवेलेबल है, ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, जो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। एक और थ्योरम है जिसे हम बोलते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके ऊपर भी अभी हम चर्चा करने वाले हैं। टोटल 3 थ्योरम है जिनके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैंने आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बताया कि इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हैं कि 4 पार्ट में मुझे इसे सॉल्व करना पड़ रहा है। सो हम लोग थ्योरम्स के ऊपर अप्रोच करेंगे, लेकिन वहां पर जाने से पहले एक बार आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये सब चीजें आपके माइंड में रहे। ये सब चीजें जब आपके माइंड में रहेगी तभी आप उन चीजों को रिलेट कर पाओगे जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार बताएंगे फ्रेम के अंदर सब कुछ आ रहा है ना, कुछ फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा? एक बार बताएंगे फ्रेम के अंदर सब कुछ आ रहा है ना, कुछ फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा? ओके, फ्रेम में है सब कुछ। स्क्रीनशॉट ले लो। अरे मेथड नंबर 2, ये थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अभी तो ऊपर रह गई।
चलिए, सो मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ग्रीन्स थ्योरम। देखिए, ग्रीन्स थ्योरम क्या बताती है, ये बोल रही है इफ f1x, y and f2x, y are f1x, y लाइक फंक्शन है आपके पास में, क्लियर। अभी जब क्वेश्चन में लिखवाऊंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा किस तरीके का फंक्शन है। हालांकि शुरू से हम phi1 phi2 कंसीडर करके आ रहे हैं, बस इसमें z नहीं है, ध्यान रखना। सो इफ f1x, y and f2x, y are two differentiable functions defined on a closed region, defined on a region capital R, on a region capital R bounded by simple closed curve C, then integration f vector dot dr vector along curve C which is closed equals to double integration along the region R del f2 by del x minus del f1 by del y dx dy। क्या बोल रहा है ये? सिंपली ये बोल रहा है अगर f1 f2 are two differentiable function of x and y defined on a closed region, defined on a region R which is bounded by a simple closed curve C। बोल रहा है कि अगर f1 और f2 डिफरेंशिएबल है, x एंड y के फंक्शन है, क्लोज, ये जो रीजन आपको R दिखाई दे रहा है इसके अंदर डिफरेंशिएबल और x एंड y के फंक्शन है, और रीजन R अगर किसी बाउंड्री C से सिंपल क्लोज्ड कर्व से इनक्लोज किया गया हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई इंटीग्रेशन दिया जा रहा हो f वेक्टर का, जो कि किसी क्लोज कर्व C, इस क्लोज कर्व C के अलोंग करने के लिए आपको बोला गया है, तो इस लाइन इंटीग्रल को, ये लाइन इंटीग्रल है, इस कर्व के अलोंग आपको करना है,
इसको आप डबल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रीजन आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रीजन आर में आप कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके बाद में डबल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया। तो बोल रहे अगर इस सिंपल क्लोज्ड कर्व सी के अलोंग आपको अगर कोई इंटीग्रेशन दिया गया है, तो इसकी वजह से जो रीजन बाउंड हो रहा है उसके रेस्पेक्ट में आप इस इंटीग्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। बट मेक श्योर यहां पर एक्स एंड वाई की बात हो रही है। अगर आप देखें यहां पर जो एफ वेक्टर है, वो एफ वेक्टर आपका कैसे डिफाइन होना चाहिए, एफ वेक्टर इक्वल्स टू आपका डिफाइन होना चाहिए F1 i कैप प्लस F2 j कैप, और जो डी आर वेक्टर है वो आपको कैसे डिफाइन होना चाहिए, dx i कैप प्लस dy j कैप। मतलब यहां पर f वेक्टर डॉट dr वेक्टर स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है F1 dx प्लस F2 dy होना चाहिए। आप चाहें तो अगर ऐसा आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, F1 dx प्लस F2 dy। F3 आ जाएगा तो ग्रीन्स थ्योरम की कोई चर्चा नहीं होगी, यहां पर z आपके पास में इसके अंदर 0 होना चाहिए। सो पॉइंट जो है, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है जहां पर थ्योरम आपने देख ली कैसे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया जा रहा है। इस बात को समझने के लिए वंस अगेन आपको एग्जांपल की जरूरत पड़ेगी। सो फिर से मैं एक एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। आपको पता हो तो वो एग्जांपल मैंने यूट्यूब क्लास के अंदर होमवर्क में दिया था आपको, अगर आप लोगों ने उन क्लासेस को फॉलो किया होगा तो बेसिकली एग्जांपल मैं वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसको मैंने वहां सॉल्व नहीं करवाया, सिर्फ होमवर्क में दिया था। देखिए ये बोल रहा है लेट I इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल अलोंग अ कर्व C ey by x dx ey by x dx प्लस e y ln x प्लस x dy where C is the positive oriented area, C is the positive oriented बाउंड्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑफ द रीजन enclosed by y equals to 1 plus x square comma y equals to 2 and x equals to 1 by 2, then the value of I equals to, ये हमसे इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। अब देखिए समझिए क्वेश्चन को ध्यान से। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस रीजन की या जिस कर्व की बात हो रही है वो कौन सा है। ये x आपके पास में है, ये आपके पास में y है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोल रहा है एक कर्व के अलोंग आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए। यहां पर आ रहा है F1, यहां पर आ रहा है F2। अगर ऐसा आ रहा है तो आप कहेंगे सर यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो कर्व दिया गया है वो कौन सा रीजन इनक्लोज कर रहा है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। ये बोल रहा है C इज द पॉजिटिव ओरिएंटेड बाउंड्री। जो रीजन यहां से इनक्लोज होगा ना, उसमें से जो पॉजिटिव रीजन होगा ना, उसकी बाउंड्री आपको सी को कंसीडर करनी है। तो हमने बोला पहला जो हमारे पास में पैराबोला है वो क्या है, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब ऐसा रहा होगा, ऐसा y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Now the second point is y equals to 2.
y बराबर 2, अगर मैं बात करूं यहां पर तो ये गया होगा y इक्वल्स टू 2। थर्ड वन इज x इक्वल्स टू हाफ, ये लाइन गई होगी x इक्वल्स टू हाफ। सो दो रीजन बाउंडेड हो रहे हैं, एक तो ये वाला और एक आपके पास में आ रहा है ये वाला। तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। सो वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले की बात करनी है आपको, तो इसका मतलब इस रीजन की जो बाउंड्री है ना वो आपका कर्व सी है। अगर इस रीजन की जो बाउंड्री है वो आपका कर्व सी है तो उसके रेस्पेक्ट में अगर आप इंटीग्रेट करने जाएंगे तो लाइन इंटीग्रल के अकॉर्डिंग आपको तीन इंटीग्रेशन में से डिवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट अलोंग दिस पैराबोला, सेकंड अलोंग दिस लाइन, थर्ड अलोंग दिस लाइन। सो हमने बोला क्यों ना हम लोग यहाँ पर मदद ले ग्रीन्स थ्योरम की। ग्रीन्स थ्योरम बोल रहा है कि अगर बाउंड्री आपकी क्लोज्ड है, हमने कहा ऑफ कोर्स क्लोज्ड है। अगर f1 dx प्लस f2 dy अगर आपको दिया गया है, हमने कहा बिल्कुल दिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दो। हमने कहा कैसे, तो उसने बताया कि देखिए अगर आप क्लोज बाउंड्री, क्लोज सिंपल क्लोज कर्व अगर आपको दिया गया हो तो आप उसे लिखिए f1 dx प्लस f2 dy इक्वल्स टू, इसे आप लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू रीजन r डेल f2 डेल x माइनस डेल f1 डेल y dx dy। तो अगर f2 की बात करेंगे और f1 की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से f1 आपको दिया गया है ey बाय x और f2 जो आपको दिया गया है वो दिया गया है आपको यहां से ey ln x प्लस x। सो यहां से अगर आप फाइंड करना चाहें डेल f2 डिवाइड बाय डेल x, तो x के रेस्पेक्ट में से इंटीग्रेट करो, ये आएगा ey बाय x प्लस 1। यहां से अगर आप फाइंड करेंगे डेल f1 डिवाइड बाय डेल y, तो इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा ey बाय। तो ऐसे में डबल इंटीग्रेशन सो f2 डेल f2 बाय डेल x, तो ये बनेगा आपके पास में ey बाय x प्लस 1 माइनस डेल f1 बाय डेल y। सो ये आपके पास में आ रहा है ey बाय x, ey बाय x dx dy। सो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो रीजन r है, ये जो रीजन r है उस रीजन r के रेस्पेक्ट में इसको कैसे हमने इंटीग्रेट, लिमिट्स कैसे दी जाएगी ये इंटीग्रल कैलकुलस में बताया। तो हमने कहा आप कुछ भी कर सकते हो, आप चाहो तो वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर कर लो, आप चाहो तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कंसीडर कर लो। हमने वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर की। जब वर्टिकल स्ट्रिप में कंसीडर करूंगा तो y की लिमिट यहां से लेकर यहां तक जाने वाली है। तो हमने बोला ये तो है y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये है y इक्वल्स टू 2। सो y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू 2। x की लिमिट के लिए देखो ये जो पॉइंट है ये तो x बराबर 2 है ना, तो यहाँ तो x हाफ रहेगा। ये y बराबर 2 है, ये पैराबोला है आपके पास में, इसमें y बराबर 2 पुट कर दो, x की वैल्यू कितनी आ रही है 1। सो आप बोलेंगे सर x इक्वल्स टू हाफ से 1 आ रही है। हमने कहा अगर इसको मैं इंटीग्रेट करना चाहूं, मतलब इसको अगर सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये जो मेरे पास में आने वाला है 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dy, सो y आएगा पहले और y की लिमिट आप पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 2। नाउ इंटीग्रेट फ्रॉम x इक्वल्स टू हाफ टू x इक्वल्स टू 1 dx। सो बेसिकली y का जो इंटीग्रेशन आएगा वो बनेगा हमारे पास में y स्क्वायर डिवाइड बाय 2, सॉरी ऑलरेडी y का इंटीग्रेट हम कर चुके हैं, लिमिट पुट करनी है 2 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू हाफ से x इक्वल्स टू 1 dx। अगर आप देखें यहां पर सो 2 माइनस 1 इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन x इक्वल्स टू हाफ से 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन है x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3 हाफ से 1। अगर 1 आप पुट करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाय 3
माइनस, अगर हाफ आप पुट करेंगे तो हाफ माइनस हाफ का क्यूब डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू, यहां पर आ रहा है 2/3 माइनस, अगर उसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/2, ये आ रहा है 1/24। देखते हैं अब ये कैलकुलेशन कहां तक जाती है। तो हमने 24 एलसीएम लिया, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये आएगा 12 माइनस 1। कैलकुलेशन चेक करना बेटा, कैलकुलेशन सही चल रही है ना, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो x माइनस एक्स क्यूब, ठीक है, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है। हाफ से 1 तक आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये बन जाएगा 2/3 माइनस 11/24, 11/24। अब अगर आप एलसीएम ले तो 24 आपका एलसीएम आ जाएगा, सो 8 16 माइनस 11 5/24। सो ये क्वेश्चन मैंने YouTube में आपको होमवर्क में दिया था, अगर आप लोगों ने वो क्लासेस की होगी तो वहां पर क्वेश्चन अभी भी होगा, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है, तो सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया किस तरीके से ग्रीन्स थ्योरम लगानी है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने वहां पर भी करवा रखा है इस थ्योरम के ऊपर, सो आप चाहें तो एक बार जाके उसे देख लेना। एक बार जाके उसे देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन की मदद से आपको बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से ये अप्लाई करना होता है। एक बार अगर आप बता देंगे कि क्लियर हो गया, तब तो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको बताता हूँ। एक बार अगर आप कमेंट करने की कृपा करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर क्लियर हो गया, तब तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। क्लियर? So next theorem is स्टोक्स थ्योरम। ये बोल रहा है अगर z कोऑर्डिनेट आ जाए तो स्टोक्स थ्योरम को यूज कीजिए। बहुत सिंपल और स्ट्रेट वर्ड्स में इसने इस स्टेटमेंट को बताया। ये क्या बोल रहा है, इफ f वेक्टर इक्वल्स टू f1i प्लस f2j प्लस f3k कैप, f1i कैप प्लस f2j कैप प्लस f3k कैप, क्लियर है, इज अ डिफरेंशिएबल, is a differentiable vector point function defined on an open सरफेस, कैपिटल एस। ओपन सरफेस की बात हो रही है, लाइक हेमिस्फेयर हो सकता है वो आपके पास में, मान सकते हैं इलिप्स का हाफ पार्ट हो सकता है, बाउंडेड बाय सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, देन तो वो बोल रहा है कि अगर आपके पास में ऐसा कुछ भी आ रहा हो क्लोज्ड कर्व के अलोंग एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, अब यहां पर आपका z कंपोनेंट हो सकता है, z कोऑर्डिनेट अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। सो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में आपको फाइंड करना पड़ेगा कर्व डॉट एन कैप डीएस अलोंग जो सरफेस आपको दी गई है कैपिटल एस, उसकी बात होने वाली है। कैसा, जैसे मान लीजिए ये एक हेमिस्फीयर है, तो ये तो आपका एक ओपन सरफेस है ना, तो ये सरफेस एस हो गई, और ये जो कर्व है सिंपल क्लोज कर्व, इसको आप बोल रहे हैं सी। ध्यान रखना जो ग्रीन्स थ्योरम है और अगर मैं बात करूं स्टोक्स थ्योरम, दोनों में अगर आपका जो सिंपल क्लोज कर्व है वो क्लोज नहीं है ना, तो फिर दोनों ही थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, वो क्लोज होना जरूरी है। सर ये एन कैप कौन है, ये एन कैप आपके पास में यूनिट नॉर्मल वेक्टर, सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा वो आपका एन कैप होने वाला है। इसके मैं दो एग्जांपल आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा, दोनों एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में। एक एग्जांपल जहां पर प्रोजेक्शन नहीं लेना पड़ता, दूसरा एग्जांपल जहां पर प्रोजेक्शन लेना पड़ता है। तो पहले तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जिसकी मदद से
जिसको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। फिर मैं आपको इसकी दूसरा एग्जांपल दूंगा जहां थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट एग्जांपल इज, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट dr vector along a curve C where f vector equals to y I cap plus z j cap plus x k cap, and C is the curve, C is the curve bounded by x equals to cos theta, y equals to sin theta एंड z इक्वल्स टू 0। ये देखिए z इक्वल्स टू 0 दे दिया गया तो आपका आधा काम आसान हो गया है। अगर ये नहीं देता ना तो फिर समस्या हो जाती, ये नहीं देता तो फिर आपके लिए समस्या हो जाती। वो अगले क्वेश्चन में समस्या लेकर भी आएंगे। तो हमने कहा कि सर इंटीग्रेशन उसने बोला है एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, F1 F2 F3 है तो स्टोक्स थ्योरम के पास जाओ। स्टोक्स थ्योरम बोलता है डबल इंटीग्रेशन, फाइंड करो इसका कर्ल और यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो हमने बोला कि जिस सरफेस S की बात कर रहे हो आप, सबसे पहले तो मैं फाइंड कर लेता हूं यहां पर कर्ल। अगर कर्ल मुझे फाइंड करना है, सो कर्ल फाइंड करना इज नॉट अ बिग टास्क। आई कैप, जे कैप एंड के कैप। सो ये बन जाएगा डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। ये बन जाएगा वाई, जेड और एक्स। सो अगर आप कर्ल यहां से फाइंड करें तो यहां पर आएगा आई कैप, ये और ये खत्म हो गया 0 1 -1 माइनस जे, ये माइनस करना है, माइनस जे देखिए आप, ये चला गया, ये चला गया 1 0 तो 1 - 0 प्लस के कैप, ये चला गया, ये चला गया 0 -1 तो ओवरऑल माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ये आपके पास में कर्ल आ गया। ये बेसिकली हमारे पास में क्या आ गया, यहाँ पर कर्ल आ गया। अगर ये कर्ल आ गया तो अब दूसरा पॉइंट आता है कि सर जो सरफेस है उसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्या होगा। सर x बराबर cos थीटा, y बराबर sin थीटा। तो जो सरफेस है ना वो तो बेचारा एक सर्किल है, और ये सर्किल किसके अंदर है, एक्स वाई प्लेन के अंदर है। एक्स वाई प्लेन में सर्कल है तो उसके यूनिट नॉर्मल कौन होने वाला है, के कैप। सो एन कैप जो है वो आपके लिए सिंपली के कैप हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। सो आपने बोल दिया सर इसको सॉल्व करने से, इसको सॉल्व करने से आ रहा है आपके पास में माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप डॉट। अगर आप बात कर रहे हैं यहां पर एन कैप के बारे में तो एन कैप क्या हो गया आपके पास में, के कैप डीएस। सो फाइनली अगर आप देखेंगे इसको सिंप्लीफाई करने से तो ये आ रहा है आपके पास में -1 में से माइनस बाहर ले लिया, अंदर आ गया डीएस विद रिस्पेक्ट टू एस। सो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ दिस सर्कल, एरिया ऑफ दिस सरफेस, एरिया ऑफ दिस रीजन। तो ये तो सर्किल है, ये सर्किल है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, और इसकी रेडियस कितनी होगी, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करके देखो, इसकी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 1, तो यहाँ पर पुट कर दो 1 स्क्वायर, तो आंसर कितना आ जाएगा -5। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, ये आपका बेसिकली फाइनल आंसर होने वाला है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ या नहीं हुआ, एक बार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ओके क्लियर 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 क्लियर। चलिए एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट देता हूँ उसके बाद में, पर ये क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, फिर हम लोग स्क्रीनशॉट के ऊपर आएंगे। देखिए ये बोल रहा था वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन अलोंग अ कर्व सी
और यहां पर हमें दिया गया है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप dr vector where c is the boundary c is the boundary c is the boundary of upper half of surface of the sphere सो क्वेश्चन तैयार है आपके सामने। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में क्या खास बात है। इसने बोला है where c is the boundary of upper half of the surface of the sphere x square plus y square plus z square equals to 1 above xy plane। तो हमने बोला xy प्लेन से ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये रहा होगा, है ना। xy प्लेन से ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इतना हेमिस्फीयर आपके सामने रहा होगा। सो पहली बात है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो जो एफ वेक्टर आ रहा है आपके पास में वो आ रहा है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप। अब अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी इसके कर्ल की। सो कर्ल की फाइंड कर लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड 2x माइनस 1 माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब ये आपका काम है यहां से कर्ल फाइंड करना। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं थोड़ा सा, अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहां पर चर्चा करते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपको दिया गया है एक इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हैं एक सरफेस इंटीग्रल में विच इज कर्ल डॉट एन कैप डीएस डॉट एन कैप डीएस। तो यहां पर ये जो डीएस है ये कैसे लिया जाएगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में ये सर्किल था तो आपने ये रीजन आर मान लिया, अगर ये रीजन आर आपने मान लिया तो इसके रेस्पेक्ट में आपने डीएस को डायरेक्ट पुट कर दिया डीएक्स डी वाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि यहां पर इस तरह का कोई रीजन है नहीं, एक ओपन सरफेस है, तो इस ओपन सरफेस का एक प्रोजेक्शन लेना पड़ता है, एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा। मतलब ध्यान से देखना, अगर ये XY प्लेन है, और इसके ऊपर ये हेमिस्फीयर है, तो मैं अगर ऊपर से इसको देखूंगा तो इसका जो प्रोजेक्शन मुझे देखने को मिलेगा वो किसके ऊपर देखने को मिलेगा, XY प्लेन के ऊपर। प्रोजेक्शन जो मुझे देखने को मिलेगा XY प्लेन के ऊपर, और XY प्लेन पर इसका प्रोजेक्शन कैसा दिखाई देगा मुझे, ये एक ऐसा सर्कल दिखाई देगा। कहां पर दिखाई दे रहा है, ये ऑन XY प्लेन। ध्यान से समझ लीजिए बेटा, ये सब क्वेश्चंस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। क्या दिखाई देगा आपको, यहाँ पर XY के ऊपर प्रोजेक्शन दिखाई देगा। और जब आप XY के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे तो जब भी प्रोजेक्शन आप लेंगे आप XY पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो DS को रिप्लेस करेंगे DX DY मॉड ऑफ N कैप डॉट K कैप। अब ये N कैप कौन है, ये N कैप कौन है, ये N कैप है ये जो हेमिस्फीयर दिया गया ना, इसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर।
और हेमिस्फेयर, किसी भी सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना मैंने आपको सिखाया है। किसी भी सरफेस का यूनिट नॉर्मल वेक्टर मैंने फाइंड करना आपको सिखाया, तो आपको क्या करना है, इस ds को रिप्लेस करना है इससे। एन कैप इस हेमिस्फेयर का या किसी भी स्फेयर का यूनिट नॉर्मल वेक्टर आप फाइंड करेंगे तो वो आपके पास में आएगा xi प्लस yj प्लस z के आएगा। और कर्ल आप खुद ही फाइंड कर लेंगे, कर्ल जो है वो आप खुद ही फाइंड कर लेंगे, ये कर्ल। और एन कैप जो है वंस अगेन ये जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो आपको फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें आप फाइंड कीजिए और उसके बाद में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके देखिए जो आपका आंसर है क्या वो आंसर पाई आ रहा है। अगर पाई आंसर आ रहा है तो इसका मतलब आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया। अगर पाई आंसर नहीं आता है तो फिर इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास के अंदर। ये मैं आपको हिंट इसलिए दे रहा हूं ताकि आप घर पे थोड़ा सा वक्त निकाल के इन सब चीजों को एक बार ट्राई करें। अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो ये सब चीजें बेकार है, मतलब मैथमेटिक्स बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल बेकार है, कोई सेंस नहीं है उसको पढ़ने का। पता नहीं आप लोग क्वेश्चन ट्राई क्यों नहीं करते हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आज तक आप में से कोई सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसने कभी कोई डाउट पूछा होगा। तो ये इस बात को बताता है कि आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो स्टूडेंट जो कुछ करना ही नहीं चाहता उसको हम कैसे चीजों को सिखाएं। तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से। बहुत कम स्टूडेंट्स आप में से ऐसे हैं जो वाकई में प्रिपरेशन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ लाइक कुछ फ्री में मिल रहा है तो आप उसे एंजॉय कर रहे हो वैसा लग रहा है, और एंजॉय भी कहाँ कर रहे हो ऐसा लग रहा है। अच्छा यहाँ पर चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, एक और बात बताता हूँ यहीं पे। यहां पर आपने एक्स वाई के ऊपर प्रोजेक्शन लिया, मान लीजिए किसी कंडीशन में कभी आपको वाई जेड पे प्रोजेक्शन लेना पड़ जाए तो डीएस रिप्लेस होगा डी वाई डी जेड और नीचे आ जाएगा आपके पास में मॉड ऑफ एन कैप और कौन रह गया एक्स, तो वहां पर आ जाएगा आई कैप। अगर आप एक्स जेड पे लेते हो तो डी एक्स डी जेड और नीचे आ जाएगा एन कैप डॉट जे कैप। यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने के लिए आप इस सरफेस का ग्रेडियंट ले लेना और उसके बाद में उस ग्रेडियंट के मैग्नीट्यूड को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन कैप आपको मिल जाएगा। सो उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं इनको बड़े अच्छे से सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बस अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, अगर आप में से कोई ऐसा है जो इतनी जिम्मेदारी उठा सके कि भाई आप सभी स्टूडेंट्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर ले तो मैं उसके अंदर जो मैथमेटिक्स की क्वेश्चन है वो शेयर कर दूंगा। अगर आप गेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, इवन अगर 2023 को भी टारगेट कर रहे हैं तो भी उस ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस आते रहेंगे, आप लोग सॉल्व करते रहना। कोई समस्या है तो मुझसे डिस्कस कर लेना, लेकिन उसके लिए आपको इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे और कल हम लोग एक लास्ट थ्योरम बची है उसके ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम लोग नए चैप्टर के साइड मूव करेंगे। तो आपका नया चैप्टर प्रोबेबिलिटी मोस्ट प्रोबेबली हम चालू कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी मान सकते हैं अगर समझ नहीं आए तो। समझ आ जाए तो उससे आसान कोई चैप्टर ही नहीं है। चलिए, सो ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। यूट्यूब की क्लास अब नहीं है, आपको बता दिया गया वैसे यूट्यूब की क्लास में भी। तो जितने क्वेश्चंस उसमें करवाए हैं उनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच।